सदन में वोटिंग करा दो। करेंगे। नहीं, वोटिंग करा दो आपके पक्ष में। सभापति महोदय, आज ये सदन प्लीज प्लीज 4 साल से लगातार अंतर्द्वंद में फंसी सरकार के अंतिम बजट का पारण के स्टेज पर विचार कर रहा है। सभापति महोदय, मैंने बजट को पढ़ा, बजट के प्रावधानों को पढ़ा और मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं यह बजट धरती पर नहीं महोदय, यह आभासी बजट है, यह कपोलकल्पित बजट है, यह चुनाव से भयक्रांत होकर जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। सभापति महोदय, मैंने अभी सत्ता पक्ष के 4 माननीय सदस्यों को और एक मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर से लटके सलाहकार का भाषण सुना। मैं उम्मीद कर रहा था कि अब 4 साल बाद वो इस बात को सदन में रखते कि 4 साल और हमारे इस अंतिम बजट में हमने अब तक जितने बजट रखे, हमने अब तक बजट के माध्यम से इस जन आवाम से जो वादे किए, उन पर इतने वादों पर हम खरे उतरे। मैं दलील सुन रहा था और मैं कहूं कि एक तरन्नुम निकल रहा था। गहलोत साहब के स्तुति गान अलग अलग अंदाज में मान्य सदस्यों ने किया, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल और वित्त बिल आर्टिकल 204(1) के अंदर सरकार की मजबूरी है, सरकार लेकर आई, संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगी और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के उसी तोता रटन अप्लाई उत्तर के बाद आंकड़ों में कुछ नहीं रखा। पहले तो प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनको कहते आप भावुक हो, आप मीडिया के सामने जाते ही भड़क उठते हो। अब भी कोई इसी प्रकार की 2-4 बातें कह के और हमारे अब तक सदन के अंदर जिन मान्य सदस्यों ने जो बातें कही उनका हमें उत्तर मिलने वाला नहीं, ये मैं जानता हूं। सवाल इस बात का है सभापति महोदय कि जिस इतने वादों पर हम खरे उतरे के माध्यम से आज सदन से सरकार जो 4,03,547 करोड़ की बड़ी राशि की अनुमति ले रही है और इसकी व्यवस्था होगी तो होगी कैसे। अभी जब सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य कह रहे थे कि आज एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो राशि सरकार अनुमति ले रही है, वो राशि सरकार की कुल बजट साइज 3,90,856 करोड़ 43 लाख से भी लगभग 13,000 करोड़ ज्यादा है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के बजट पैरा 267 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट जो इन्होंने अनुमान लगाया है 2,33,988 करोड़ और सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,58,883 करोड़, यानी ये जो 24,895 करोड़ के घाटे का बजट है। इस बजट में इस बजट साइज को वित्त पोषित करने के लिए कौन से एक्स्ट्रा बोरोइंग आप करेंगे, सदन के नेता को जरूर इस बात को बताना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस पेज 1 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें सरकार का ऑन स्टेट टैक्स रेवेन्यू है, कुल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है 2,33,988 करोड़ और इसमें सरकार का खुद का ऑन टैक्स रेवेन्यू 1,14,159 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सा, ये आप ही की किताब है, 61,552 करोड़ और केंद्रीय सहायता 33,981 करोड़ और नॉन टैक्स रेवेन्यू 24,284। यहाँ मुझसे पहले बोलते हुए बहुत से सत्तारूढ़ दल के वक्ताओं ने कई बातें केंद्र के बारे में कही। सभापति महोदय, ये तो हर अर्थशास्त्र को जानने वाला जानता है कि हमारे पास अगर पैसा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे पास पैसा होगा
हम हमारे विकास के कामों को अंजाम दे पाएंगे। अब इस रेवेन्यू शिफ्ट में केंद्रीय करों का हिस्सा और ये केंद्रीय अनुदान 61,552 और 33,981 कुल मिला के सभापति महोदय राशि होती है 94,533। यानी जिस सरकार के लोग केंद्रीय सरकार को पानी पी पी कर बात करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमारा वित्त फाइनेंस कमीशन से मिली हुई रिकमेंडेशन के आधार पर पैसा आता है, पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाले लोगों को यह तो सोचना चाहिए कि कुल रेवेन्यू शिफ्ट का लगभग 40% से ज्यादा पैसा ये केंद्रीय करों में हिस्सा और हमारी केंद्रीय करों के अनुदान से आ रहा है। सभापति महोदय, ये जो सबसे बड़ी चिंता की बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के लिए भी चिंता की बात है। मुख्यमंत्री जी, आपकी बजट साइज है 3,90,856 करोड़ और आपने कि कुल राजस्व प्राप्तियां जो मैंने पहले बताया 2,33,988 करोड़, यानी दोनों में अंतर है जो 1,56,868 करोड़ रुपए, ये 1,56,868 करोड़ रुपए ये आप कहां से लेंगे? आपके पास दो ही चारे हैं, पब्लिक अकाउंट से आप कर्जा लें, नेट बोरोइंग लें, और ये जो मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे ये बात सही है। FRBM एक्ट आया, हमें राज्य सरकारों को अनुशासन की पर्दी में बांधने के लिए आया। GSDP का 38.5% से ज्यादा आप बोरोइंग कर नहीं सकते। यक्ष पर्सन यह उठता है कि इस 38.5% की इस नेट बोरोइंग की लिमिट को, हो सकता है मे बी रॉन्ग, वांटेड टू बी रॉन्ग, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं, पर मैंने जो कुछ देखा ये 38.5% की जगह पर ये 41% के आंकड़ों को छू रही है। सभापति महोदय, मैंने पहली बार, हमें बजट साइज बढ़ानी है। बजट साइज बढ़ाने के लिए हम किस किस प्रकार के काम करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बुद्धिजीवी लोगों की टीम मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने पहली बार एक नई एंट्री देखी और वो नई एंट्री है बजट 2023-24 पैरा 262 में, जहां वेज एंड मीन सहित कुल बजट साइज 3,90,000 है, उसमें वसूलियों की नई एंट्री 12,690 करोड़। मैं ये नहीं कहता कि सरकार के द्वारा अलग अलग ग्रांट्स में या अलग अलग डिमांड्स की या अलग अलग सरकार के समय के अंदर वसूलियां होती नहीं है, पर अध्यक्ष महोदय मैं पहली बार ये देख रहा हूं सिर्फ बजट साइज को बढ़ाना है। और अध्यक्ष महोदय, बजट साइज को बढ़ाना है, उसके अंदर ये 12,690 करोड़ की नई एंट्री। मुख्यमंत्री जी, बजट के आंकड़ों के अंदर कुछ भी बात हो सकती है, यहां एक्चुअल से बातें हैं। CAG की रिपोर्ट में, मैं CAG की रिपोर्ट के 2021-22 की CAG की रिपोर्ट है मेरे पास, और पेज 7 उसमें लिखा है कि रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां से है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, तमाम आंकड़ों के आधार पर हमारे विद्वान सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ बजट साइज के अनुसार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी बात कही, पर यह मेरा कागज नहीं है, यह कागज है CAG का, और इसमें लिखा है उन्होंने कि 44.32% तो टैक्स रेवेन्यू है अध्यक्ष महोदय, और 34.87 ये सिर्फ लोक ऋण, और 12.50 ये केंद्र से अनुदान। और ये पैसा जाता कहां है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय? 19.50 हम विकास की बात करें, हम ओल्ड पेंशन के लेकर खाक बजा रहे हैं, मैं उस पर ओल्ड पेंशन का विरोधी नहीं, हमें सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं। आज राजस्थान खड़ा कहां है? CAG की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान के अंदर 100 रुपए में से 19.50 पैसे तो वेतन भुगतान में जाते हैं, और 19.31 पैसे ऋण के पुनर्भुगतान में जो पहले ऋण ले लिया, और 9.67 पैसे ब्याज की अदायगी में जाते हैं, और 8.04 पैसे पेंशन में। यानी जो पैसा आया उसका 56.5% पैसा जो 1 रुपए में
इन 4 गतिविधियों में चला जाते हैं, हम विकास की लंबी लंबी बात करें। अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं बधाई देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में 15वीं विधानसभा का ये सत्र इस बात के लिए याद किया जाएगा कि आपकी सरपरस्ती के अंदर पक्ष और विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होकर इस विनियोग विधेयक तक सकारात्मक दृष्टि से भाग लिया। 15वीं विधानसभा का यह सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में याद किया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, आप विराजे इसलिए कह रहा हूं, यह आप ही का नेतृत्व था कि 83 जो प्रेसिडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस यहां हुई और उसमें इस बात को कहा गया कि विधानमंडलों की बैठकें निरंतर कम होती जा रही है, वर्ष में कम से कम 60 बैठकें हों। आपकी भी इसके प्रबल समर्थक रहे। और निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी, जब विधानसभा की बैठकें चलती है तो प्रशासन तंत्र पर विधायिका का नियंत्रण भी रहता है। पर इस 15वीं विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी एक रिकॉर्ड आपने भी बना डाला। मैं विधानसभा के पिछले कई बार का सदस्य हूं, सबसे कम विधानसभा के अंदर अगर कोई उपस्थिति रही तो मुख्यमंत्री जी आपकी रही। ये तो आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी रह गई या मजबूरी रह गई कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर देने आपको आना पड़ा, आपको बजट पठन के लिए आना पड़ा, बजट रिप्लाई के लिए आना पड़ा और आज आना पड़ा। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप नाथद्वारा से आते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंगला के दर्शन होते हैं, ग्वाला के होते हैं, राजभोग के। मुख्यमंत्री जी, राजभोग के दर्शन आपके हमें अब भी आज ही हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस 15वीं विधानसभा के कार्रवाई वृत्तांत को कोई पढ़ेगा, सबसे कम अगर वृत्तांत में भाग हो तो होगा तो मुख्यमंत्री जी का होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री के रूप में पहला कमिटमेंट है किसी का तो उस बजट के लिए है जिसको वित्त मंत्री के रूप में वो सदन में प्रस्तुत करते हैं। पर आपका बजट के प्रति कितना कमिटमेंट है? हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े स्तुतिगान किए। मैं समझता हूं कि जब बजट प्रस्तुत करते हैं, पिछला बजट आपके हाथ में आ गया और उस कुछ पन्ने आपने पढ़ दिए, मानवीय भूल हो सकती है, तो ये बात इस बात को इंगित करती है बजट सदन में प्रस्तुत करना और सदन में प्रस्तुत करने के पश्चात विस्मृत कर जाना, ये आदत मैं अपने आप को ठीक नहीं समझता। और मैं जिम्मेवारी इसलिए भी कह रहा हूं, मैंने सदन में इस बार ही मंजर देखा। मुख्यमंत्री जी, आपको मैं गांधीवादी भी मानता हूं और ईमानदार भी मानता हूं, पर सावचेत कर रहा हूं। आप कम विराजे, पर आपके पीछे से जो आपकी टीम है ना, ये टीम के 2.5 दर्जन विधायक आपके खिलाफ ही बोल गए, सरकार के खिलाफ ही। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 4 बजटों पर अगर कोई श्वेत पत्र जारी होगा, और मैं वादा करता हूं कि श्वेत पत्र जारी करने की जिम्मेदारी भी हमारे पर आने वाली हम करेंगे। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आगाह करके आगे मेरी बात कहूंगा। मुख्यमंत्री जी, 7 महीने बाद, 7.5 महीने बाद आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। आप पूरे राजस्थान में जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं जिम्मेवारी से, राजस्थान के अंदर आपको तख्ती लिए हुए लोग खड़े मिलेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमसे जो बजट में वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, और उसके साथ काला झंडा और नहीं हो जाए, इसकी मुझे चिंता है। और मैं एक बात के लिए जरूर सिरोही से आने वाले मान्य सदस्यों आपको बधाई दूंगा। सलाहकार बने, डी फैक्टो सलाहकार नहीं बन पाए, डी जूरो सलाहकार नहीं बन पाए, वैधानिक रूप आपको नहीं मिला माननीय सदस्य। पर अफसोस मुझे इस बात का है कि आप मुख्यमंत्री जी ने इस बजट निर्माण जैसी महत्वपूर्ण में भी कार्य में भी आपको याद नहीं कि आपके सलाहकार नवरत्न मंडल अध्यक्ष महोदय, और नवरत्न मंडल जब आप उद्योगपतियों को बुलाते हो, नौजवानों को बुलाते हो, किसानों को बुलाते हो, आपको नहीं बुलाया। और मैं आपको सलाह दूंगा सभापति महोदय, मैंने पुरानी फिल्में देखी है, बड़ा शानदार जो एक्टर होता है ना सभापति महोदय, वो हेलीकॉप्टर पर रस्से पर लटके जब लगता है ना हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, आग के दरिया में क्रैश होगा, तो वो कूद के अपनी जान बचा लेता है। आपका मैं शुभ चिंतक हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय,
मैं अब आपका ध्यान इस बजट में 2023-24 के पृष्ठ 119 की और पैरा 216 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें 2021-22 की कॉलम 7 में आपने आरी में मार्गोपाय अग्रिम सहित वेज और मीन सहित कुल बजट व्यय 3,19,94,25 लाख, और इसी के अगले कॉलम में मार्गोपाय अग्रिम रहित वेज और मीन्स के बिना 2,71,881 करोड़ का आंकड़ा आपने दिया। यानी वेज और मीन्स के लिए 2021-22 में आपने 48,000 करोड़ का प्रावधान किया। और मैं सदन का ध्यान 2022-23 की बी की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके भी कॉलम 7 के अंदर आपकी बजट साइज है वेज एंड मीन्स सहित 3,46,182 करोड़ और वेज और मीन्स रहित है 2,94,182। यानी 21-22 में आपको वेज और मीन्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए चाहिए और इस 22-23 में 52,000। और जब आप आरी में आए सभापति महोदय, मैं एक बात से सहमत हूं, आपने कहा यह बजट का स्वरूप इस और बजट का महत्व खत्म हो गया। बजट के अंदर बजट की बी आती है, बजट की आरी आती है और बजट की बी और आरी के आंकड़ों में इतना विशाल अंतर हो जाता है और उसके पर सप्लीमेंट्री डिमांड आती है, मुख बंद करके हम पास कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये जब आप आरी में आए, आरी में 2022-23 की आरी में आपका बजट साइड तो वही 3,82,000 वही, पर आपका अग्रिम रहित वेज एंड मीन्स रहित जो 2,98,246 करोड़ यानी 84,000 करोड़ की बड़ी राशि आपको सिर्फ वेज एंड मीन्स के लिए जरूरत पड़ी। ये एक वर्ष में 32,000 करोड़ की वेज और मीन्स की ये बढ़ोतरी ये किस ओर संकेत करती है, इसकी चिंता निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और सभापति महोदय, मैंने अभी सीएजे की रिपोर्ट 2022-23 तो सभापति महोदय 2021-22 पेज नंबर 5 पैरा नंबर 1.4.1 आपकी हालात क्या है? कितनी बात करो, ओडी में सरकार कब जाती है? कब जाती है? रिजर्व बैंक के सामने जाकर गिड़गिड़ाती है ओडी में पैसा दो, उस समय जाती है सभापति अध्यक्ष महोदय जब सरकार के पास पैसा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजे की रिपोर्ट कह रही है। 2021-22 में 143 दिन 67 बार आपने 37,630 करोड़ की ओडी में आप गए और 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपको सिर्फ ब्याज पेटे देना पड़ा। ओडी में आप कुछ दिन के लिए गए होंगे, पर आपकी अर्थव्यवस्था बीमार होकर आईसीयू की ओर जा रही है। ओडी में जाना इस बात को संकेत करता है। सभापति महोदय, एक बात मुख्यमंत्री जी के भाषण में मैं सदैव सुनता हूं और उन्होंने इस बार भी बजट में अपने बजट में कहा था कि वो सारे कर्मचारियों को विद्युत उत्पादन प्रसारण निगम विश्वविद्यालय सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्ववर्ती सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, 2010 में जब PFRDA ट्रस्ट बना था ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसमें दक्षता और किसी ने नहीं किए, मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में किए थे। और मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने कबीना की बैठक में इस बात को मंजूर किया, राज्य के कर्मचारियों को कहा कि PFRDA फंड में जो 42,000 करोड़ की विशाल राशि जमा है, जिसमें सरकार और कर्मचारियों का 10% अंशदान है, मैं GPF के अकाउंट में पैसा लेकर आऊंगा। SC अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए छेड़ रहा हूं, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इस PFRDA फंड से कोई भी कर्मचारी अपनी राशि में से 25% राशि किसी भी समय में जरूरत पर विड्रॉ कर सकता था। आपने 6 सर्कुलर निकाले, आपके वित्त विभाग ने उस पर बैन लगाया और इसलिए आपने कहा कि अब GPF चालू हो गया, GPF के फंड में मैं पैसा लेकर आऊंगा। आप GPF के फंड में पैसा नहीं लेकर आई। आप चाहे कुछ भी कह दें, कुछ सवाल अनुत्तरित होते हैं
वो अनुत्तरित सवाल जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो चीखते हैं, ये चीख कर्मचारियों के निकले नहीं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रबंध करो, इतना विशाल बजट साइज लेकर आए, ये पैसा कर्मचारियों का जीपीएफ फंड में डालें। और सभापति महोदय, ये जो पेंशन का भार कितना आएगा 2024-25 पर, ये FRBM एक्ट 2023-24 पेज 24 प्राकृत वार्षिक पेंशन दायित्व 2024-25 में आएगा 30,671 करोड़, 2025-26 में आएगा 31,485 करोड़। ये चेतावनी है। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी नहीं हूं, ठीक आपने लागू की, पर आप आने वाली सरकारों के लिए एक कंटीला मार्ग छोड़कर जा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अब सदन का ध्यान FRBM एक्ट 2022-23 के पेज 9, जिसमें पूंजीगत व्यय का वर्णन किया है, और बजट स्टडी 2023-24 के पेज 36 जिसमें कर्जे की बात कही है, मैं दोनों बात एक साथ रखना चाहता हूं और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं। ये पहला मौका है राजस्थान की हुकूमत के सामने। आपने बेतास कर्जा लिया, कर्जा हमने भी लिया था। हमने कर्जा लेकर उससे 96% एसेट बनाए थे। आपने कर्जा लेकर एसेट्स नहीं बनाए, आपने अपने रोजमर्रा के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को के खाते को पूरा करने का काम किया। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई मन से नहीं कह रहा। ये जो आंकड़ा कह रहा है, जो FRBM एक्ट पेज 9 में पूंजीगत व्यय आपका 2021-22 के एक्चुअल्स है 24,151 करोड़, और जो कर्जा लिया, जो अकाउंट्स आए, CAG ने जो लिखा इसको ऑडिट किया, वो है 37,018 करोड़ 55 लाख। यानी पूंजीगत व्यय जिससे हम एसेट्स बनाते हैं, घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इनकी घोषणा पूरी जोड़ेंगे तो पता लगेगा कितने लाख करोड़ की घोषणा कर डाली। सड़कें, पुल, चिकित्सालय, भवन, पर इनमें जो आपका एक्सपेंडिचर है पूंजीगत व्यय, वो कर्जे से 12,866 करोड़ ज्यादा। 2022-23 की आरी में मैं बात करूं तो आपका पूंजीगत व्यय था 29,141 करोड़, और कर्जा जो आरी में आपने लिया, तो उसमें तो रिकॉर्ड बनाना ही अपने को, 40,696 करोड़, यानी 11,555 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी, ये पूंजीगत व्यय से ज्यादा कर्जा। और अब इस बार जो आप कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बी लेकर आए हो, ये बी कभी आपने आज तक पूरी नहीं की, मैं आगे बताऊंगा। ये पहली सरकार होगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को पर कैंची चलाए, विकास के काम को रोके। 38,000 आरी में 38,061 करोड़ का आपने पूंजीगत व्यय दिखाया, और कर्जा ले रहे हैं आप 46,122 करोड़। मैं समझता हूं सभापति अध्यक्ष महोदय, कर्जा लेना सरकार की मजबूरी हो सकती है। विकास के लिए कर्जा लो, स्कूल बनाओ, विद्युत संयंत्र बनाओ, पर आज भी बिना भवन के जो आपके कॉलेज चल रहे हैं ना, बिना भवन के अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं। ये जो आपने तबाड़ तोड़ घोषणा की थी, हमें विद्युत की दृष्टि से सरप्लस हो जाएंगे, हमें अलग अलग समय में आपने 6 विद्युत संयंत्र बनाने की बात कही थी, आज एक भी धरती पर नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। और सभापति अध्यक्ष महोदय, ये जो पूंजीगत व्यय है, ये जो 2022-23 में आपने 34,809 करोड़ किया, और जब आप आरी में आए 2022-23 में इसको कम करके कर दिया 29,141 करोड़। ये सभा अध्यक्ष महोदय, ये 3,252 करोड़, ये फिगर कितना भी हो सकता है, पर राजस्थान में विकास के सपने दिखाकर सपनों को तोड़ना नहीं, सपनों को आग लगाने के समान है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अभी सभापति महोदय RBI की एक रिपोर्ट आई थी। RBI की रिपोर्ट ने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करते हो तो उसी फाइनेंशियल ईयर में 245 रुपए का रिटर्न मिलता है। आप धन्यवाद केंद्र सरकार के बारे में बहुत बात कही, पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, केंद्र सरकार के 2023-24 के बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से 33% की बढ़ोतरी की है। पहली बार 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया, 10 लाख करोड़ का। और मैं समझता हूं नहीं सब अध्यक्ष जी,
2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने एक नायाब योजना लाकर राज्यों को बताई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए राशि देने का प्रावधान रखा है। अब आप हमेशा अगर जेब में पत्थर ही रखोगे, कलयुग है, मुख्यमंत्री जी को पत्थर कोई नहीं खाता, हाथ तो आगे करेगा ही। ऐसी योजनाएं अपने चलते हैं, बात करते हैं आपको। पर मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का वित्तीय प्रबंधन बड़ा शानदार है। ये सीएजी की रिपोर्ट है 2021-22 के बजट पैरा 7.10। आपने अपने रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाने के लिए रास्ते बड़े जोरदार चुने। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 31 मार्च 2022 तक कुल 2053 पीडी खाते थे और अकेले मार्च महीने में 152 और खोल लिए। और आपने उसमें पैसा कितना डाला? 59,750 करोड़ रुपए 31 मार्च को पीडी खाते में। और इसमें अकेले मार्च महीने में 7,296। और ये इसका एक कारण सभापति महोदय, सीएजी ने इसलिए पकड़ा कि जब कभी भी घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद विकास का काम हुआ नहीं, क्योंकि वो तो धरती पर आया नहीं कोई काम। पैसा पीडी अकाउंट में डालो, 31 मार्च निकले तो रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल लो और फिर कह दो कि देखो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया। मैं समझता हूं, और इसमें मुख्यमंत्री जी 18,221 करोड़ रुपए तो अनस्पेंड पड़े रहे। ये मेरी बात नहीं, ये रिपोर्ट है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार की जो हालात है, सरकार घोषणा करके भूल जाए, ये सरकार की आदत है। पर सरकार की हालात क्या है? मैं सीएजी की रिपोर्ट 21-22 पेज 6 पैरा 1.4.2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होना ही होना है, वो कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीएजी ने अपने अकाउंट्स में लिखा है, जिस फिगर पर आप और हम कोई विवाद भी नहीं कर सकते, 1,47,854। और इसी जो कि कुल आपकी राजस्व प्राप्तियां 1,83,290 का 80% है। अब सभापति महोदय, विकास की बात हम कितनी थोथी बातें कर लें, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का 80% तो कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर नॉन कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यह है 61,936 करोड़ रुपए, जो रेवेन्यू रिसिप्ट का है 1,83,290 का 33%। और ये राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर मैंने पहले बता दिया। और मैं समझता हूं कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां, इसमें हमारा ऑन टैक्स रेवेन्यू भी है, हमारा शेयर इन सेंटर टैक्स भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन ग्रांट भी है। और ये जो पैसा है, चिंता इस बात की है, सीएजी क्या कह रही है? सीएजी कह रही है कि इस पैसे में 56,602 करोड़ वेतन में गए, 28,101 करोड़ ब्याज अदायगी में गए, 23,391 करोड़ पेंशन में गए, और सब्सिडी में गए 23,364 करोड़, और सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में गए 9,240 करोड़, और अन्य अनुदान में गए 6,640। कुल मिला के ये 70.5% पैसा इन चीजों में खर्च हो रहा है। हाँ, सरकार को निश्चित तौर पर, आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हो, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, पर हमें यह कह देना चाहिए कि हमारा ध्येय अब इस राजस्थान में 1 इंच सड़क बनाने का, एक भवन बनाने का नहीं है, क्यों पैसा हमारे पास नहीं है। और सभापति महोदय, पहली बार नहीं है, 2021-22 में इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कमिटेड एक्सपेंडिचर था 71.4%, 2021-22 में सीएजी की है 70.5%। मैं आंकड़े बोलकर ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बजट रिप्लाई में एक बात कही थी, चिंता की बात भी थी, और अध्यक्ष जी आज आप भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार अब अपनी केंद्रीय परिवर्तित योजना में जो केंद्रीय हिस्सा है उसको कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डालकर उसको पीडी अकाउंट में, उस योजना के पीडी अकाउंट में डाल दी। मैंने सोचा कि इस आंकड़े को देखें इस बार क्या हुआ है, तो सीएजी के अंदर, हो सकता है कोई और बच गया हो, सीएजी की रिपोर्ट 21-22 पेज 5, उसमें जो भारत सरकार लिखा है, भारत सरकार द्वारा सीधी अभिकरणों को जारी राशि 21-22 में 7,835 करोड़ रुपया नरेगा में पंचायत राज संस्थाओं को जारी कर दिया। गुना कर दिया, आपको बुरा लगा होगा। और 4,554 करोड़ रुपए मेरे से आने वाले माननीय सदस्य 66 लाख किसानों को
वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में उनके खाते में दे दिए। हाँ, ये जरूर 2345 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर उन्होंने जमा कराए। तो मैं समझता हूं कि ये एक आभासी वातावरण बनाना, केंद्र सरकार ने सारी योजनाओं का पैसा पीडी अकाउंट में डालना चालू कर दिया, मैं इसको उचित नहीं मानता। और मैं आप क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये जो संविधान का आर्टिकल 266(1) है, इसमें प्रावधान है सीधा, कोई भी पैसा जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा वो पहले कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, ये आर्टिकल 204(3) और 205 और 206 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान की मांगों के पालन के बाद वो डिपार्टमेंट में जाएगा। आपने ईआरसीपी की 13,000 करोड़ की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये नया काम कहां से चालू कर दिया? ये राजस्थान वाटर सप्लाई सैनिटेशन कॉरपोरेशन RWSSC, ये पीएचडी जल संसाधन, ये राजस्थान के उपभोक्ताओं से जो पैसा इनके पास आता है सीधा इस ईआरसीपी के कॉरपोरेशन में ट्रांसफर कर दिया। ये खेल आप क्यों कर रहे हैं? और एजी ने 3 मार्च को अपने पत्र क्रमांक F54/4 कोस 1477 करके आप पर ऐतराज किया। आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, पर आप खुद तो देखें। ये उल्टे बांस बरेली के ये पत्र है, मैं आपको तो मैं टेबल कर दूं। और नवाचार के नाम पर अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का काम सीएजी से बचने का काम ये सरकार कर रही है। पहले आपको अध्यक्ष महोदय ध्यान होगा, वर्षों से स्थापित परंपरा रही, कार्रवाई रही कि ट्रेजरी, सब ट्रेजरी लेखा सेवा में जो 13,500 लोग लगे हैं, वो 3 बार त्रिस्तरीय जांच करने के बाद बिल पास करते थे। 8 लाख कर्मचारियों की कर्मचारी का क्या वेतन है, 4,80,000 पेंशनर, 92 लाख है सामाजिक सुरक्षा। अब राज्य सरकार ने एक पीएनडो सिस्टम ले आए, उसमें सीएजी से बचना है। मतलब सीएजी, ये आर्टिकल 150 ये कहता है कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो सीएजी के निर्धारित प्रारूप के अंदर विभागों को वित्तीय लेखों का संकलन करके सीएजी को दे। सीएजी उस पर अपने परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को देते हैं। आपने पीएनडो के नाम पर, ऑटो बिल जनरेशन के नाम पर 13,500 अकाउंट्स के सारे कर्मचारी अधिकारियों को निठल्ला बनाकर एक नए सिस्टम में चेक एंड बैलेंस को समाप्त करके और आप सीधा इस प्रकार का काम करने लग गए। मैं समझता हूं इसके बारे में भी आपको निश्चित तौर पर इसके बारे में मैं सावचेत करता हूं। आपको एजी ने पत्र लिखा, आपको एजी ने आर्टिकल 150 के माध्यम से कहा आप नहीं कर सकते। 23/4/2022 को लिखा, 9/2/2023 को लिखा। एजी ने लिखा कि टीपीसी एक्ट 1971 के सेक्शन 10 बना हुआ है, आर्टिकल 150 के बना है। आप सीएजी के इस परीक्षण से बचने के लिए यह काम नहीं कर सकते। महामहिम राज्यपाल ने पत्र लिखा। मैं समझता हूं इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। और एक ये पूल बजट, सभापति महोदय, पहले मांगे पारित होने के बाद विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में पैसा जाता था, पूरे साल भर उसको काम में लेता था। अब पूल बजट के नाम पर इन्होंने सीधा ही ये पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एक सिस्टम बना दिया और आज उसका परिणाम मिलेगा। ओएनडम का पैसा कई विभागों ने तो 1 साल का पैसा 1 महीने में उपयोग कर लिया। और मैं समझता हूं इसके बारे में निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने बजट पैरा 2021-22 में राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी बरसों से जो इंटरनल ऑडिट चल रही थी, इस इंटरनल ऑडिट से बचने के लिए इस सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के नाम पर एक्सपर्ट्स को, बाहर के एक्सपर्ट्स, सेवानिवृत्त लोगों को काम में देकर ये किस प्रकार का खेल रचने में लगे हैं। और ये 8 फरवरी 2022 को राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड RFSDL, इसमें तो सभा अध्यक्ष महोदय, ये अब इंटरनल ऑडिट हो, मॉडल कंसेशनल एग्रीमेंट हो, MOU हो, ये RFSDL के बहाने से राज्य के बाहर के लोगों को अधिकार दे रहे हैं। ये सेवानिवृत्त लेखा अधिकारों का सूचीकरण इम्प्लीमेंट के लिए 2 मार्च को आपने एक निकाल दिया और मन मर्जी के लोगों को लोगे। मैं समझता हूँ इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी बात हुई
सवाई माधोपुर से आने वाले मान्य सदस्य ने यहाँ संविदा कर्मियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार में मेरी चेयरमैनशिप में बनी कमेटी की चर्चा की। मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, ये जो जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा सरकार ने किया, 2019 में कल्ला जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी और 4 साल बाद राजस्थान कंट्रोक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल्स बने 2022। खोदा पहाड़ निकली चुया संविदा कर्मियों को फिर संविदा कर्मी बनाने के लिए एक कंट्रोक्चुअल रूल बना लिए और वेतन बढ़ोतरी मामूली। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में क्या कहा, 2022-23-24 बजट पैरा 158, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल 2022 में संविदा कर्मियों को पहले की गई सर्विस के अनुभव के लाभ के लिए आईएएस पैटर्न यह 3 साल की नौकरी में 1 साल की गणना, 15 साल के सारे संविदा कर्मी इस पूरे लाभ से बाहर चले गए। मैं समझता हूं इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 1,10,000 संविदा कर्मियों में 10-12 हजार संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो जाए तो मुझे पता नहीं, मैं समझता हूं इसके बारे में मुख्यमंत्री जी जरूर बताएं। और मुख्यमंत्री जी, आप तो सरकार के प्रति बड़े जवाबदेह हैं और इसीलिए आपने जन घोषणा पत्र में जवाबदेह कानून लाने की बात कही। फिर पहले बजट के अंदर मैं उस इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की उस रिपोर्ट के जिक्र नहीं करूंगा जिसके अंदर यह कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान भ्रष्टतम प्रदेश है। यह एक एनजीओ की रिपोर्ट, इसलिए मैं उसका जिक्र करूं तो बुरा लगेगा। मुझे करना भी नहीं चाहिए, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने इस राजस्थान के लिए क्या कहा। पर मैं ये निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के बजट पैरा 180 में जीरो डिस्क्रिशन, जीरो करप्शन, जीरो हरेसमेंट, हम इसके लिए जवाबदेही कानून लेकर आएंगे। और 2022-23 के अंदर पैरा 118 में राजस्थान ग्रांटेड सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसको हम लेकर आएंगे। अब अंतिम बजट है, ये एक्ट कहाँ है? ये तो जनता से जुड़ा हुआ बजट की घोषणा है। ये 2019 में आपने राम लुभाई जी की कमेटी बनाई, फरवरी 2020 में उसने रिपोर्ट दी, 13 अक्टूबर में आपने इस जवाबदेही कानून पर आपत्तियां मांगी, हमने आपत्तियां दी। अब हिम्मत हो तो लेकर आओ ना। फिर आपको एक अफसर साहब ने गलत राय दे दी। अब आज अफसर गैलरी में वो अफसर साहब बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय परंपरा नहीं है। पर वो मेरी तरफ आंख निकाल के देख रहे हैं, वो अपना आप इंगित हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। हाँ, तो अध्यक्ष महोदय, अभी मुझसे पहले सदन में रिफाइनरी की बात, रिफाइनरी पसंदीदा सब्जेक्ट है। रिफाइनरी को लेके मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी राजस्थान में जितने बड़े बड़े होल्डिंग लगे कभी नहीं लगे। 2013 में आचार संहिता से 13 दिन पहले आपने इसका सोनिया जी को बुलाकर उद्घाटन करवाया, शिलान्यास करवाया। उस दिन ना एनओसी थी पर्यावरण की, ना जमीन का रूपांतरण था। पर सैया भाई कतवाल तो फिर डर गए का आप मुख्यमंत्री जी ठीक किया आपने, हम उसको बुरा भी नहीं मानते। पर फिर 2013 के आपके भाषण, सब भाषणों में आपने कहा कि ये जोधपुर की धरती से राजस्थान में काला सोना उगलेगा। और भाषण का परिणाम क्या निकला अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी? यहाँ ये बैठे थे गोविंद जी, ये 22-23 मिनी बस की सवारी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई मैं भविष्य करता नहीं, पर आपसे डर लगता है, नहीं तो मैं कह देता। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट पैरा 2019-20 का बजट पैरा 79 है, आपने मुख्यमंत्री जी इसमें कहा कि रिफाइनरी परियोजना को अक्टूबर 2022 तक पूरा करेंगे। अक्टूबर का महीना, मैंने पता किया, बोले अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी शुभ काम करते हैं। ये अक्टूबर 2022 का महीना मुहूर्त निकल गया, 18 महीने हो गए। और आपने उस समय सवाल किया था, 37,229 करोड़ की रिफाइनरी बीजेपी के लोगों ने निर्णय नहीं लिया, ये आज 47,000 करोड़ की हो गई। हमारे पर आरोप लगाया। मेरे को बताओ मुख्यमंत्री जी, ये जो 76,000 करोड़ को आपकी रिफाइनरी पार कर रही है, इसके जुम्मेदार कौन? ये आपका मुहूर्त क्यों निकाल दिया आपने? और आपने कहा था 2020-21 में रिफाइनरी परियोजना में रोजगार बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर में डेडिकेटेड कौशल केंद्र, वो कहाँ है डेडिकेटेड कौशल केंद्र? और आपने कहा था 2022-23 में 55 बाड़मेर में 383 किलोमीटर का। और मैं आज बाड़मेर से आने वाले मान्य सदस्य, क्या तालियां पीटी अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अधिकार था, तब मंत्री थे, टेबल तोड़ तालियां।
आपने कहा पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन 1,40,000 लोगों को रोजगार, वो कहाँ है आपका ये रीजन, कहाँ है 1,40,000 का? 22-23 के पैरा 173 में सनराइज सेक्टर क्या हुआ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये आपकी इस रिफाइनरी का शुभारंभ तो होगा। मैं बड़बोला नहीं, कभी नहीं, कभी रहा ही नहीं सभापति, मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा स्वभाव ही नहीं रहा, पर इस कमल छाप के लोग इस रिफाइनरी का उद्घाटन करेगा, ये मैं आज सदन में कहना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, अब कितने गंभीर है ये, बजट में घोषणा करें और उन बजटीय घोषणा पर उनको पलट कर देखें नहीं। ये पर्यटन के बारे में, पर्यटन राजस्थान का मेरुदंड है और आपने 2021-22 में पर्यटन विकास कोष बनाया, हमने स्वागत किया है, 100 करोड़ का पर्यटन विकास कोष। 2022-23 में बजट पैरा 104 में उसको 1,000 करोड़ कर दिया। और अभी इसी 14 मार्च को ये राजसमंद से आने वाली मान्य सदस्य का एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था 3 वर्षों में आपने पर्यटन विकास कोष से कितना खर्च किया? उत्तर आया 1,000 करोड़ में 116 करोड़, और ये 116 करोड़ भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को ऋण दिलाया, ऋण के माध्यम से। ये बात मैं इसलिए जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं, मैंने बजट पढ़ा है। इस बजट का हद वही होगा जो पर्यटन विकास कोष 1,000 करोड़ के कोष का हुआ, जो 3 साल बाद 166 करोड़, वो भी लोन लेकर। इस बड़े से बड़ा धोखा क्या हो सकता है? यहां बहुत बड़ी बातें हुई, यहां बड़ी बड़ी बातें चली। मुख्यमंत्री जी, मुझे तो अगर संरक्षण किसी का है ना, और मुख्य अध्यक्ष जी है तो सिर्फ आपका है, वरना ये लोग हमें बोलने दें। ये तो डेमोक्रेसी में आप इस संरक्षक हो, आपसे बड़ा आदमी है कौन इस धरती पर? 5 बजे 5 मिनट का समय है आपके पास। तो अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ERCP पर मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा। मुख्यमंत्री जी, एक बात आपने बड़ी सच्चाई से बोली, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बजट पैरा 170 में ये कह दिया कि ये ERCP का कार्य 2051 तक पूरा करोगे। ये बात मैं मान ही गया, आपकी सच्चाई की है। और आपने ये जो 13,000 करोड़ का व्यय करने की घोषणा की है, पिछली बार आपने 2022-23 में पैरा 140 में 9,600 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था, और आप ही का आंकड़ा है, मेरा नहीं, 1,284 करोड़ व्यय किया है। आप मुझे ये बता दो कि ERCP का आपने करना है कि इसको मुद्दे को जिंदा रखना है? देखिए साहब, ये जो धरती चली जाती है ना नीचे से राजनीतिक रूप से, वो इन मुद्दों से नहीं आती। और मैं निवेदन करूं, अगर राजस्थान के लोगों की योजना हमने बनाई, ये जो आप 13 जिलों के जीवन दायिनी कह रहे हो ना, राजस्थान के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि धौलपुर में 72,500 हेक्टर और सवाई माधोपुर में 1,29,000 हेक्टर, उसके अलावा अलवर में पूरे जिले में 9,402, भरतपुर में 1,165, 200 में 534। ये पता लग जाएगा ना, इन बाकी जिलों में तो कुछ ही नहीं है। मेरा खुद का जो गांव है ना साहब, उसके जितना एरिया भी नहीं आएगा। और इसके साथ ही मैं निवेदन करूं, आपकी सरकार थी जिस बात को लेकर आप कोसते हो ना, वाटर डिपेंडेबिलिटी को लेकर, ये 11/11/1975 में योजना आयोग, 21/9/2004 में जल संसाधन, 31/7/2003 में योजना आयोग, 16 परियोजना बनी अब तक राष्ट्रीय परियोजना, एक में भी 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी का अलावा बनी तो बताओ। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री जी कह के गए ना, इसमें कोई राजनीति नहीं। अपने कुछ बातें मुख्यमंत्री जी, आप जैसा बड़ा आदमी, आप नाराज क्यों हो जाते हो? मुख्यमंत्री जी मुझे बताओ पहले। मैं आज मुझे कारण जरूर बताओ। ये जो प्रधानमंत्री जी कह के चले गए, इंटर लीवर लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना PKC में ERCP के साथ जोड़कर, जो SCILR की 20वीं बैठक में जो 13 अक्टूबर 2022 को निर्णय हुआ, इसको मान लो मुख्यमंत्री जी, वहाँ पानी भी आ जाएगा, 90% राशि केंद्र सरकार देगी, 10% आप दोगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा। और अध्यक्ष महोदय, मुझे आप टोको, इससे पहले महात्मा गांधी जी से आपका बहुत प्रेम है। आपने बजट पैरा 23-24 में 1,000 स्कूल खोलने की बात कर ली, पहले भी 21-22, 22-23, 23-24 में खोली स्कूल, बहुत खोल दिए, पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 रुपये दे देते महाराज, मानव संसाधन के लिए कुछ पैसे तो देते। एक जगह एक कमरा बना तो बताओ, वो 10,000 का जो टीचर्स का लिए आपने कहा था कि हम अलग कैडर बनाएंगे, उसका क्या हुआ? अरे बच्चियों के साथ तो मजाक बंद करो साहब। ये अब इस बार फिर कह दिया कि हमें फिर 560 करोड़ रुपए की इसकी ड्रेस देंगे। 2 साल पहले वाली घोषणा को तो आप देख लो,
और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय आप नाराज नहीं हो, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये बजटीय घोषणा मुझे अगर आप दें तो मैं निवेदन करूं। पर मैं एक प्रोसीजरल काम के लिए आपको ज़रूर कहूँगा कि ये जो धानका और धानका वाला जो शब्दों के कारण से 2 साल से इनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, नायका और नायिका के लिए नहीं बन रहे, इसके बारे में आप निश्चित तौर पर सौंपे। और आपसे आज वो किसान पूछ रहा है जिस किसान को आपने कहा था कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट करके उसका कर्जा माफ़ कर देंगे, आप विधानसभा में सवाल आ गया 6000 करोड़ का कर्जा है, 3 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते डिफॉल्टर हो गए हैं। अब आप कब तक इंतजार करोगे? आपने क्यों नहीं लिखा अपने घोषणा पत्र में कि ये भारत सरकार हमें अनुमति देंगी तभी किसान का कर्जा माफ होगा? आप कहाँ, क्या आपने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान को हम उसकी फसल खरीदेंगे, क्या हुआ उसका? पशुधन के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराएंगे, क्या हुआ पशुधन बीमा का? और आपने अभी जलवायु नीति लाने की बात कही थी। कल अध्यक्ष महोदय आज के अखबार में रियल टाइम एयर पोल्यूशन एजेंसी ने कहा कि देश विश्व के सबसे 100 शहरों में राजस्थान है। कहने को बहुत था, पर मैं और सबकी नाराजगी सहन कर सकता हूं, आपकी नहीं। आपने मुझे समय दिया। मुख्यमंत्री जी, ये जो आप फाइनेंस बिल लेकर आए हो, इस फाइनेंस बिल के माध्यम से आप जो ये स्टाम्प एक्ट के 1998 की धारा 59 में और इसके शेड्यूल 33 में जो संशोधन लेकर आए हो, आप तो कह रहे थे कि मैंने टैक्स नहीं लगाया, इसमें आप टैक्स की राशि को बढ़ा रहे हो। मैं समझता हूं ये नहीं बढ़ाओ तो ज़्यादा ठीक है। और ये जो आपने इस स्टाम्प ड्यूटी पर कोरोना का सेस लगाया था 10%, आज कोरोना को गए काफ़ी टाइम हो गया, इसको आप वापस करें। और मुख्यमंत्री जी, मेरी शुभकामनाएं, अपने फिर मिलेंगे, नए हालात में मिलेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे और फिर आपके पड़ोस में मैं आऊँगा। धन्यवाद माननीय